हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हम क्या कर रहे थे, हम अपनी मेटल्स की रिएक्शन किसके साथ कर रहे थे, एयर के साथ रिएक्शन कर रहे थे कि जैसे ही हम अपनी अपनी मेटल को एयर के कांटेक्ट में लेके आते हैं तो वो गैसेस या फिर एयर के साथ कैसे रिएक्ट करती हैं। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम हमारी मेटल की रिएक्शन किसके साथ करेंगे, वाटर के साथ करेंगे और साथ के साथ देखेंगे कि जब हम मेटल को एसिड में डालते हैं तब वो कैसी रिएक्शन शो करती है या फिर वो कैसा बिहेवियर शो करते हैं। तो सबसे पहले हम करते हैं कि जब हम अपनी मेटल को किसके साथ रिएक्ट कराएंगे, वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। तो देख करते हैं व्हाट हैपन। ये सब आपको एनसीईआरटी बुक में आपका मिल जाएगा। व्हाट हैपन्स व्हेन मेटल reacts with water वाटर क्या होता है आपका H2O। तो देखते हैं कि जैसे ही हम अपनी मेटल को वाटर में डालते हैं तो सबसे पहले क्या फॉर्म होता है आपका मेटल ऑक्साइड। तो मेटल को मैं सिंबल कर रही हूँ M से। जैसे ही मैंने मेटल को क्या किया, वाटर में डाला, तो आपका क्या बनेगा, मेटल ऑक्साइड। फर्दर अगर मेटल ऑक्साइड जो आपका फॉर्म हुआ है उसको वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं तो आपका बनता है मेटल हाइड्रोक्साइड। तो मेटल ऑक्साइड की हमने फर्दर रिएक्शन कराते हैं या फिर मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने अपनी मेटल की रिएक्शन किसके साथ करानी है, वाटर के साथ रिएक्शन करा के देखा तो आपका क्या मिल रहा था, मेटल ऑक्साइड। तो अब हम सीरीज वाइज देखते हैं कि जैसे ही हम अपनी मेटल की रिएक्शन कराते हैं वो कैसे बिहेव करते हैं। कुछ क्या होते हैं, बहुत ही फास्टली रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ, कुछ क्या करेंगी, कोई रिएक्शन ही नहीं शो करेंगी वाटर के साथ, कुछ क्या करेंगी, रिएक्शन शो करेंगी, कोई थोड़ा फास्ट करेगी, कोई थोड़ा स्लो करेगी। तो सबसे पहले अगर हम बात करें हमारी सोडियम और पोटेशियम मेटल की, ठीक है, तो सोडियम मेटल होती है हमारी Na और पोटेशियम मेटल होती है हमारी K। तो जैसे ही हम इन दोनों मेटल को वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो जो आपका मेटल ऑक्साइड बनेगा वहां पे क्या होगा, ये आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, मतलब बहुत सारी हीट क्या होगी वहां से बाहर निकलती है। तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि हम पोटेशियम और सोडियम मेटल को कभी भी ओपनली नहीं रखते। ओपनली रखते ही क्या हो जाती है, वो इमीडिएटली फायर को क्या कर लेती, कैच कर लेती है, और जिसकी वजह से क्या करना पड़ता है, हमें उनको केरोसिन ऑयल में क्या करना पड़ता है, उनको इमर्स करके रखना पड़ता है कि ताकि वो रिएक्शन ना कर सके। तो सेम ऐसे ही अगर हम पोटेशियम और सोडियम की रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये बहुत ही वायलेंटली रिएक्शन करते हैं, मतलब बहुत ही एक वे से बोल सकते हैं फास्ट वे में रिएक्शन करती है वाटर के साथ। तो एकदम से क्या होगा, जैसे ही आप वाटर में थोड़ी सी, बिल्कुल आप इस एक्सपेरिमेंट को कर भी सकते हो अपनी लैब में, अगर आपके लैब में सोडियम मेटल प्रेजेंट है और आप क्या करोगे, वाटर में बिल्कुल माइनर लेवल में अगर आप सोडियम मेटल डालोगे, डालते ही आपको वहां पे दिखेगा कि वहां पे फायर जैसे थोड़ा सा वो होती है, थोड़ा सा चटक मटक होती है, मतलब फायर पकड़ लेती है। तो यहाँ से यही कंफर्म होता है कि जैसे ही हमने सोडियम और पोटेशियम की रिएक्शन किसके साथ कराई, वाटर के साथ रिएक्शन कराई, तो वो क्या करते हैं, बहुत ही वायलेंटली रिएक्शन करते हैं। तो हम लिखेंगे जो आपकी सोडियम और पोटेशियम मेटल है, जैसे ही हम उनको वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं या फिर जैसे ही वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करेंगी तो क्या होती है, बहुत ही वायलेंट रिएक्शन शो करती है। सेकंड क्या होंगे, बहुत ही एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब देखो फायर पकड़ रही है तो हीट आपकी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। तो सेकंड क्या होगा, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। थर्ड क्या है कि जैसे ही आप इनके साथ रिएक्शन कराओगे आपके साथ के साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। हाइड्रोजन गैस क्या होता है आपका H2। जैसे ही H2 रिलीज हो रही है और H2 और साथ में आपकी हीट बहुत सारी रिलीज हो रही है, तो जो वो आपकी H2 रिलीज हुई है वो जल्दी से क्या करेगी, एयर के साथ कांटेक्ट करके, मतलब एयर के साथ रिएक्शन करके, एयर में हमारे पास O2 प्रेजेंट है, जल्दी से वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगी और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने के बाद क्या शो करेगी, आपकी आग, मतलब जैसे फायर कैच कर लेती है। तो लिखते हैं जैसे ही हमने मेटल की वाटर के साथ रिएक्शन कराई तो आपको क्या मिल रहा है, मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस वाटर प्लस हाइड्रोजन गैस आपके साथ के साथ रिलीज हो रही है। तो सबसे पहले हम करते हैं, फॉर एग्जांपल ले सकते हो आप यहाँ पे, सबसे पहले हमने अपनी मेटल को रिप्लेस कराया किसके साथ, सोडियम के साथ। हमने सोडियम की रिएक्शन किसके साथ कराई, वाटर के साथ। तो आपके पास क्या बनेगा, मेटल ऑक्साइड बनेगा या फिर मेटल हाइड्रोक्साइड, कुछ भी बन सकता है। हमने रिएक्शन कराई, आपके पास क्या मिलेगा, NaOH। ये क्या होता है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड
और ये क्या है आपका सोडियम, और ये क्या आपका वाटर। तो जैसे ही हमने क्या किया, सोडियम मेटल को वाटर में डाला तो आपका क्या फॉर्म हो रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब NaOH फॉर्म हो रहा है। साथ के साथ आपकी H2 गैस रिलीज हो रही है और साथ के साथ हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और हमने ये फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था जब हमने 10th क्लास की केमिस्ट्री स्टार्ट की थी, वहां पे हमने देखा था एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन सी होती है। तो जो आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है वो कौन सी होती है, जिनमें हीट आपकी रिलीज होती है। तो यहाँ से क्या होगा, आपकी बहुत सारी हीट क्या होती है, रिलीज होती है। तो हीट इवोल्व लिख सकते हो या फिर हीट रिलीज लिख सकते हो, वो आपकी चॉइस है, ठीक है। तो हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। सेम वे से आपकी पोटेशियम रिएक्शन रिएक्ट करती है, मेटल रिएक्ट करती है। पोटेशियम की हमने वाटर के साथ रिएक्शन कराई, तो यहां से भी आपका क्या बनेगा, KOH। ये क्या होगा आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस सेम ऐसे ही यहां से भी क्या होगा, आपकी H2 गैस रिलीज होगी। यहाँ ये आपकी गैस होती है, ऐसे लिखोगे आप, गैस प्लस हीट इवोल्व, ठीक है। तो देखो दोनों में हमने क्या देखा, जैसे ही हमने वाटर में इनकी रिएक्शन कराई, दोनों में हीट आपकी रिलीज हो रही थी, H2 गैस भी आपके साथ के साथ रिलीज हो रही थी। तो हम यहाँ लिख सकते हैं व्हेन सोडियम और पोटेशियम, या फिर डायरेक्ट बोल सकते हैं सोडियम और पोटेशियम, पोटेशियम एंड सोडियम react violently with cold water। देखो हम वन बाय वन क्या करेंगे, सबसे पहले कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करा के देखते हैं, फिर हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करा के देखते हैं। ऐसे ही फिर हम क्या करेंगे, उनकी स्टीम के साथ रिएक्शन करा के देखेंगे। तो कुछ मेटल आपकी कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करती हैं, कुछ मेटल आपकी हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करती हैं, कुछ मेटल क्या होंगे आपकी ऐसी होंगी जो ना हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करती है ना कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करती है, वो डायरेक्ट क्या करेंगी, स्टीम के साथ रिएक्शन शो करती है। तो हम लिख सकते हैं पोटेशियम एंड सोडियम रिएक्ट वायलेंटली विद कोल्ड वाटर एंड हाईली एक्सोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन का हमें पता है कौन सी आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। तो बोलोगे हाईली एक्सोथर्मिक एंड दैट इवोल्ड हाइड्रोजन, मतलब जो आपकी यहां से हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई थी, हम बोल सकते हैं या ऐसे लिख सकते हैं हाईली एक्सोथर्मिक एंड इवोल्ड हाइड्रोजन, या फिर ये बोल सकते हैं या फिर लिख सकते हैं डायरेक्ट हाईली एक्सोथर्मिक एंड दैट इवोल्ड हाइड्रोजन, ठीक है। तो जो आपकी यहां से हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई है वो क्या करेगी, कैच फायर, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे जो आपकी फायर को कैच क्यों किया, क्योंकि आपकी जो यहाँ से हीट निकल रही थी वो बहुत ज्यादा थी और वो क्या करेगी, आपकी फायर को कैच करने में हेल्पफुल होगी। पर जैसे ही हम ये रिएक्शन किसी और मेटल के साथ देखते हैं, वहां पे क्या हो जाता है, आपकी अगर हीट उतनी रिलीज नहीं हुई है तो वहां पे एक्सोथर्मिक होगी वो भी रिएक्शन, बट वो क्या करेगी, फायर को कैच नहीं करती। तो ये केस आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे ही हम सोडियम और पोटेशियम मेटल की रिएक्शन वाटर के साथ कराएंगे तो ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है, व्हेन सोडियम और पोटेशियम मेटल रिएक्ट विद वाटर इज दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। बहुत बार ये क्वेश्चन आया भी है, आपको ऑप्शन टाइप क्वेश्चन में भी मिल सकता है। तो ये रिएक्शन कैसे होगी, आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि सोडियम और पोटेशियम मेटल की रिएक्टिविटी को कम करने के लिए हम इनको किसमें मर्ज करके रखते हैं, हम इनको केरोसिन ऑयल में मर्ज करके रखते हैं। तो देखो नेक्स्ट हम करते हैं कैल्शियम के साथ, ठीक है। जैसे ही हमने कैल्शियम मेटल की रिएक्शन किसके साथ कराई, वाटर के साथ रिएक्शन करा के देखते हैं। तो यहाँ से क्या बनेगा, सेम ऐसे ही कैल्शियम भी क्या करेगी, वाटर के साथ रिएक्ट करेगी और आपको क्या देगी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस, ठीक है। दोनों रिएक्शन मिली आपको और साथ के साथ यहाँ पे क्या होगा, आपकी H2 गैस रिलीज होगी और साथ के साथ आपकी हीट भी इवोल्व होती है। तो देखो यहाँ पे आपने कैल्शियम की रिएक्शन वाटर के साथ कराई तो आपका क्या बन रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। आप देखो क्या रिएक्शन बैलेंस है, बैलेंस नहीं है, हम इसको बैलेंस कर सकते हैं। अगर हम यहाँ क्या करें, देखो यहाँ वाटर के 2 प्रेजेंट है, 2 एटम प्रेजेंट है, यहाँ 1 है, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4 और यहाँ भी कितने 4 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, 2 ऑक्सीजन, मतलब आपकी रिएक्शन क्या है, ये आप बैलेंस है। तो देखो लास्ट में जो हमने सोडियम और पोटेशियम की बात की थी, वहां पे क्या था कि जैसे ही आप रिएक्शन करोगे वो क्या कर लेती है, फायर कैच कर लेती है। बट यहाँ पे क्या होता है, ये रिएक्शन जब आप कराओगे यहाँ पे फायर कैच नहीं होती। उसके पीछे रीजन क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे रिएक्शन ये भी क्या है, आपकी एक्सोथर्मिक है, हम लिख सकते हैं
दिस इज ऑल्सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन। बट इसमें क्या होगा, जो आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन सी होती है, जो आपकी हीट रिलीज होती है, तो यहाँ पे जो आपकी हीट रिलीज हो रही है वो उतनी सफिशिएंट नहीं है जितनी आपकी सोडियम और पोटेशियम के केस में था। अगर आपसे दोनों रिएक्शन में पूछा जाए सोडियम और कैल्शियम में से कौन सी रिएक्शन मोर एक्सोथर्मिक है, विच रिएक्शन विल बी मोर एक्सोथर्मिक, आइदर Ca या फिर कैल्शियम और पोटेशियम, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो जो आपकी पोटेशियम मेटल होगी वो होगी हाईली एक्सोथर्मिक, और हाईली एक्सोथर्मिक है तो वहां से बहुत ही ज्यादा हीट आपकी रिलीज होगी, और हीट ज्यादा रिलीज हो रही है तो वहां से क्या करेगी, H2 आपकी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी, और रिएक्ट करते ही फायर को कैच कर लेती है। बट यहाँ पे क्या होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, हीट रिलीज हो रही है, बट यहाँ पे उतनी ज्यादा रिलीज नहीं होती कि वो फायर को कैच करे, तो हम बोल सकते हैं हियर द हीट रिलीज इज नॉट सफिशिएंट टू कैच फायर। अगर आप लिखना चाहो तो ये लाइन लिख सकते हो, आई रिपीट, क्या बोलोगे, इट इज ऑल्सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन बट हीट रिलीज इज नॉट सफिशिएंट फॉर हाइड्रोजन टू कैच फायर। तो हम यहाँ पे बस इतना ही करेंगे, जैसे ही हमने कैल्शियम की रिएक्शन वाटर के साथ की, क्या बनेगा आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और साथ ही साथ आपकी हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है तो हम उसको जी से शो करते हैं, ये आपका क्या बनेगा, एक्वस फॉर्म में बनता है। एक्वस का मीनिंग होता है जब हम अपने सॉल्यूशन को वाटर में बनाते हैं, यहाँ पे वाटर क्या है आपका लिक्विड फॉर्म में, और कैल्शियम क्या होगा आपका सॉलिड फॉर्म में होगा। थर्ड हम करते हैं, अब यहाँ पे देखो ये रिएक्शन आपकी हो चुकी है। सेकेंड, अगर हम आगे करें इनकी रिएक्शन, उसके बाद देखते हैं जैसे हम आयरन के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, ठीक है, आयरन है आपकी, जिंक है, अगर हम इनकी रिएक्शन कराए या फिर एल्यूमिनियम की रिएक्शन हम कराते हैं तो ये क्या करती है, ना तो आपके कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करती, ना ही आपके हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करती। इनके लिए आपको क्या करना पड़ता है, स्टीम प्रोवाइड करनी पड़ती है। स्टीम क्या होंगी, आपकी जो वाटर वेपर्स होंगे आपको वो प्रोवाइड कराने पड़ेंगे। तो देखो जैसे ही हमने क्या किया, एल्यूमिनियम, आयरन या फिर जिंक की रिएक्शन वाटर वेपर्स के साथ उनके स्टीम के साथ करेंगे, वो फर्दर आपकी रिएक्शन शो करेंगे। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर मैं कराऊं एल्यूमिनियम की रिएक्शन कराते हैं, ठीक है, हमने क्या किया, एल्यूमिनियम की, यहाँ पे आप लिखोगे ये लाइन कि जो आपकी आयरन, जिंक और एल्यूमिनियम मेटल है वो क्या करती है, ना तो नाइदर सो रिएक्शन विद हॉट वाटर और कोल्ड वाटर, नोर कोल्ड वाटर, बट ये क्या करेंगी, रिएक्ट विद स्टीम। तो यहाँ हमने क्या किया, एल्यूमिनियम की रिएक्शन किसके साथ करवाई, H2O। H2O यहाँ पे स्टीम फॉर्म में है, डेट मीन हम यहाँ क्या लिखेंगे, गैस। तो देखो यहाँ आपका वो लिक्विड फॉर्म में था, मतलब वाटर के साथ रिएक्ट करा रहे थे, यहाँ पे क्या है, गैसियस फॉर्म में है, तो हमने जी से शो किया उसकी फिजिकल स्टेट को। तो यहाँ क्या बनेगा आपका Al2O3, और साथ के साथ आपकी क्या होगी, H2 गैस रिलीज होगी। तो देखो रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ आपके एल्यूमिनियम 2 है, यहाँ 1 है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, रिएक्शन बैलेंस। यहाँ देखो O आपकी 3 प्रेजेंट है और यहाँ आपका 1 है, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा, ये है अब आपका यहाँ पे क्या है 3H2O, मतलब 6 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, और यहाँ कितने हैं 2, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये रिएक्शन क्या है आपकी बैलेंस है। सेकेंड हम कर सकते हैं, अगर हम आयरन के साथ रिएक्शन शो कराए, हमने वाटर की रिएक्शन, आयरन की रिएक्शन किसके साथ करवाई, वाटर स्टीम के साथ कराई, तो आपका क्या बनेगा Fe3O4, और साथ ही साथ क्या बनेगा, H2 गैस यहाँ से भी रिलीज होगी। तो जैसे ही आयरन की रिएक्शन इसके साथ कराई, यहाँ पे आयरन कितने 3 प्रेजेंट है, तो आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे। नेक्स्ट आपका क्या है, ऑक्सीजन 4 प्रेजेंट है, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे क्या करोगे आप, डायरेक्ट इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करोगे, और ये आपकी क्या है, गैसेस फॉर्म में रिलीज होगी, तो हम इनको कर सकते हैं। तो देखो जैसे ही हमने क्या लिया, कैल्शियम की रिएक्शन हमने की, वो भी कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा था, और उसके बाद क्या था, उससे ऊपर हमने पोटेशियम और सोडियम की बात की थी, वो भी रिएक्शन किसके साथ कर रहे थे, वाटर के साथ कर रहे थे। वो सारी की सारी रिएक्शन किसके साथ हो रही थी, कोल्ड वाटर के साथ हो रही थी। ये रिएक्शन किसके साथ हो रही है, स्टीम के साथ। मतलब ये जो आपकी मेटल होंगी, ना तो ये हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे, ना ही आपकी कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे, ये सारी की सारी किसके साथ रिएक्ट करेंगे, आपकी उसके साथ क्या है, स्टीम के साथ। नेक्स्ट अगर हम बात करें मैग्नीशियम की, ठीक है, अगर हम इनकी बात करें कि मैग्नीशियम क्या करती है, मैग्नीशियम आपके हॉट वाटर के साथ रिएक्शन शो करती है, मतलब ये क्या करेगी, कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करती, हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करेगी। अब एक चीज और यहाँ पे देखो, जो आपकी कैल्शियम की आपने रिएक्शन वाटर के साथ कराई थी, आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना था और साथ में आपकी हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई थी। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाता है, जो आपके ये आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना है, ये क्या हो जाता है, फ्लोटिंग, आपके सॉल्यूशन पर फ्लोटिंग स्टार्ट हो जाती है। फ्लोटिंग का मीनिंग क्या होता है, मतलब वो तैरने लग जाती है। उसके पीछे रीजन क्या है, जो आपकी हाइड्रोजन गैस वहां से रिलीज हुई थी,
हाइड्रोजन गैस जो भी आपकी रिलीज हुई थी वो क्या करेगी, बबल फॉर्म में आपकी मेटल के साथ क्या हो जाएगी, स्टिक हो जाती है, और स्टिक होने के बाद क्या हो जाती है, आपकी मेटल के वेट को लाइट करेगी, और लाइट कर रही है तो वो क्या करेगी, वहां पे उसको क्या करती है, सरफेस पे आपके फ्लोटिंग शो करेगी। तो सेम ऐसे ही आपकी जो मैग्नीशियम मेटल होती है वो भी सेम ऐसे ही रिएक्ट करेगी, बस वहां पे डिफरेंस क्या है, वहां पे जो आपने वाटर यूज किया है वो क्या होगा, आपका नॉर्मल वाटर या फिर कोल्ड वाटर नहीं होगा, आपने वो वाटर हीट मतलब अपने वाटर को हॉट करना पड़ेगा या फिर उसको हीट करना पड़ेगा, उसके बाद फर्दर आप सेम ऐसे रिएक्शन करा सकते हैं। तो लिखेंगे मैग्नीशियम की आपने रिएक्शन कराई वाटर के साथ, बिल्कुल सेम बिहेवियर शो करेंगे, बस ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करती है, ये हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करती है। तो यहाँ से भी क्या बनेगा आपके पास, MgOH होल ट्वाइस 2 प्लस H2। ठीक है, दोनों रिएक्शन बिल्कुल सेम है, ये भी फ्लोटिंग करेगी, बस डिफरेंस क्या होगा, ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करेगी, आपकी हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करेगी। अब देखो हमने क्या किया है, अपनी रिएक्शन कर ली है मेटल के साथ। तो देखो कुछ रिएक्शन क्या होंगे, कुछ मेटल क्या होंगे आपके जो वाटर के साथ रिएक्ट ही नहीं करेंगे, एक बार उनको डिस्कस कर लेते हैं। जैसे आपकी क्या होगी, लेड को हम Pb से सिंबल करते हैं। नेक्स्ट आपकी क्या होगी, कॉपर, उससे नेक्स्ट होगी आपकी सिल्वर, और क्या है आपके पास, गोल्ड। ये आपका Au से सिंबल किसके लिए है, ये आपका गोल्ड के लिए है। सिल्वर को आप सिंबल करते हो Ag से, ये आपका कॉपर होता है। और नेक्स्ट क्या है आपका लेड, जिसको आपने Pb लिखा हुआ है। ये चारों की चारों मेटल क्या होती है, बहुत ही अनरिएक्टिव होती हैं एंड डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। जब हम क्या कर रहे थे, एयर के साथ रिएक्शन स्टडी कर रहे थे अपनी मेटल्स की, उस टाइम पे भी क्या हो रहा था, आपकी जो ये मेटल्स है ये एयर के साथ रिएक्शन नहीं करती, आप चाहे टेम्परेचर को कितना ही इंक्रीज कर लो। सेम ऐसे ही आपने ये नोटिस भी किया होगा, घर में आपके पास कुछ ना कुछ सोने की, Au क्या होता है आपका गोल्ड है जो कि सोना ही होता है, और सिल्वर क्या आपका चांदी ही होता है। ये सारी की सारी मेटल क्या होती है, ना तो एयर के साथ रिएक्ट शो करती, ना ही वाटर के साथ रिएक्ट शो करती, और ना ही आपके आगे आप फर्दर एसिड के साथ रिएक्शन कराते हो। नॉर्मली एसिड के साथ भी ये रिएक्शन शो नहीं करती, ये आपने ऑब्जर्व भी किया है। कभी भी अगर आपके पास कोई भी सोने की कोई भी मेटल प्रेजेंट है, कोई भी अगर आपके पास मेटल प्रेजेंट है जो कि आपका गोल्ड है, घर पे रखा होता है, कभी भी आपने उसे देखा होगा, अगर आप उसको वाटर के साथ, वाटर में चाहे आप उसको कितनी देर डिप कर लो ना, वो उसके साथ रिएक्ट शो करेंगी। ऐसे ही आप उनको ओपनली रख सकते हो, तब भी वो रिएक्शन शो नहीं करती, मतलब उनकी प्रेजेंस जैसी वो आपको शो होती है बिल्कुल वैसी ही शो होंगी। तो हम उन्हें बोल सकते हैं ये आपकी रिएक्शन कैसी होंगी, अनरिएक्टिव होंगी। सॉरी, ये मेटल कैसी होंगी आपकी, अनरिएक्टिव होंगी, ये रिएक्शन ही नहीं शो करेंगी। नेक्स्ट टॉपिक हम करते हैं, जब हम हमारी मेटल की रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, एसिड के साथ रिएक्शन शो करते हैं। तो लिखते हैं व्हाट हैपन, ये आपका नेक्स्ट टॉपिक है, व्हाट हैपन व्हेन मेटल रिएक्ट्स विद एसिड्स। जब मेटल क्या करेंगी, एसिड के साथ रिएक्शन करेगी, तब वो कैसा बिहेवियर शो करते हैं हम देखते हैं। तो देखो जैसे ही मैंने क्या लिया, अपनी मेटल की रिएक्शन किसके साथ कराई, किसी भी एसिड के साथ रिएक्शन होगी, कोई भी हम एसिड लिख सकते हैं। हमारा जो वो एसिड होगा वो कैसा होगा, डाइल्यूट एसिड होना चाहिए। डाइल्यूट का मीनिंग, डाइल्यूट को हम कैसे लिखते हैं, DIL, मतलब सॉरी डाइल्यूट को हम लिखेंगे DIL से शो करते हैं। तो डाइल्यूट, यहाँ पे डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड दो टाइप से आप अपने सॉल्यूशन बना सकते हैं। कंसंट्रेटेड में क्या होगा, उसकी जो कंसंट्रेशन होगी बहुत ही ज्यादा होती है। डाइल्यूट में क्या करोगे, आप उसमें बहुत सारा वाटर ऐड करते हो, तो इसकी वजह से वो आपका जो कंसंट्रेटेड पहले जो सॉल्यूशन बना था, आप उसमें बहुत सारा वाटर ऐड करते हो, तो वो कैसा हो जाएगा, आपका डाइल्यूट हो जाएगा। तो हमने अपनी मेटल की रिएक्शन किसके साथ कराई, एसिड के साथ रिएक्शन कराई। तो जैसे ही हम अपनी मेटल की रिएक्शन किसके साथ कराते हैं, एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो यहाँ से मेटल क्या करेंगी, एसिड के साथ रिएक्शन करके आपको क्या देंगी, H2 गैस वहां से भी रिलीज हो जाएगी। तो देखो यहाँ पे अगर हम किसी भी मेटल की बात करें, ठीक है, जैसे ही मैंने क्या किया, अब ये देखो, ये हमने देखा भी है, जब भी हम मेटल की रिएक्शन, हमने बोला था जो आपकी मेटल होती है वो क्या फॉर्म करती है, बेसिक ऑक्साइड्स फॉर्म करती है। मतलब जब वो एसिड के साथ रिएक्शन करेंगी तो यहाँ से आपके पास क्या बनता है, साल्ट की फॉर्मेशन होती है, और साथ ही साथ आपकी गैस रिलीज होती है। तो यहाँ से हम कोई भी मेटल ले सकते हैं, जैसे हमने मेटल ली आयरन, ठीक है, आयरन की रिएक्शन हम कराते हैं किसी भी एसिड के साथ, तो वो क्या करेगी, साल्ट की फॉर्मेशन करेगी और साथ ही साथ आपको वाटर देगी। नेक्स्ट अगर हम किसी और मेटल की रिएक्शन कराते हैं तो वो भी क्या करेंगे, बिल्कुल सेम ऐसे ही बिहेव करेंगे। तो देखो हम सबसे पहले करते हैं, हमने आयरन की रिएक्शन किसके साथ कराई, HCl के साथ, ठीक है। आयरन की रिएक्शन आपने किसके साथ कराई, HCl के साथ। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे आपको साल्ट देगा FeCl2,
और साथ के साथ क्या निकलेगा आपका यहाँ से H2 गैस। तो देखो यहाँ से Cl2 आपके 2 है, यहाँ Cl1 है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, रिएक्शन आपकी बैलेंस है। नेक्स्ट आप एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन करा सकते हो। एल्यूमिनियम की रिएक्शन आपने एसिड के साथ कराई तो आपका क्या बनेगा AlCl3 प्लस H2। तो देखो ये H2 आपकी गैस ही है, यहाँ पे आप गैस से शो कर सकते हो। रिएक्शन को बैलेंस करेंगे, यहाँ पे 3 क्लोरीन प्रेजेंट है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ आपके पास 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यहाँ कितने प्रेजेंट है 2, तो इसको भी बैलेंस करेंगे। हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, अगर हम यहाँ इसको 2 से करें, 2 से भी नहीं होगा, 3 से करें तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें इसको 6 से करना पड़ेगा। ठीक है, 6 से किया तो यहाँ क्या करेंगे, हम यहाँ करेंगे इसको 2 से। तो देखो 6 क्लोरीन प्रेजेंट है आपके पास, 6 यहाँ क्लोरीन प्रेजेंट है, 6 आपके पास हाइड्रोजन प्रेजेंट है, 6 हाइड्रोजन प्रेजेंट है। अब यहाँ पे एल्यूमिनियम आपके पास 2 प्रेजेंट है, तो यहाँ से क्या करोगे, यहाँ भी इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपकी रिएक्शन बैलेंस है। नेक्स्ट आप इस रिएक्शन को किसके साथ करा सकते हो, जिंक के साथ करा सकते हो। जैसे ही आपने जिंक की रिएक्शन किसके साथ कराई, HCl के साथ, तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ से ZnCl2 प्लस H2। तो रिएक्शन को बैलेंस करते हैं, बैलेंस आप इजीली कर ही सकते हो। यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, 2 से करने की जरूरत नहीं है, H2 है आपका 2। ठीक है, तो ये सारी की सारी रिएक्शन कौन सी है, जब हम अपनी रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं, किसी भी डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करा रहे हैं। तो जैसे ही हम मेटल के एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे साल्ट फॉर्म होगा और साथ के साथ आपकी हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। नेक्स्ट आपका जो एसिड है वो HNO3 भी हो सकता है। ठीक है, कि आप अपनी रिएक्शन किसी HNO3 एसिड के साथ भी करा सकते हो। ये क्या होता है आपका नाइट्रिक एसिड होता है, ये आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है जिसे हम HCl बोलते हैं, ये आपका HNO3 नाइट्रिक एसिड होता है। तो देखो जैसे ही हम इनकी रिएक्शन कराएंगे किसी भी मेटल के साथ, तो ये क्या करता है कि जैसे ही हम मेटल की HNO3 के साथ रिएक्शन कराएंगे यहाँ पे आपका H2 फॉर्म नहीं होता। ठीक है, नोट करो, जैसे ही HCl के साथ कराते हैं तो आपकी हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, बट जब हम रिएक्शन HNO3 के साथ कराते हैं वहां पे क्या होता है, ये हाइड्रोजन को फर्दर क्या कर देता है, ऑक्सीडाइज कर देता है, और ऑक्सीडाइज के बाद आपको क्या देगा, वाटर देता है, जो कि क्या होगा H2O। मतलब यहाँ से क्या कंफर्म हो रहा है, जो आपका HNO3 होगा वो क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। यहाँ हम लिखेंगे HNO3 क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से होते हैं, जो दूसरों को तो क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज हो जाए और खुद क्या हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं। तो हम लिख सकते हैं HNO3 इज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विच गेट रिड्यूस्ड बाय ऑक्सीडाइजिंग अदर एलिमेंट। तो यहाँ लिखेंगे इट इज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विच गेट रिड्यूस्ड itself and oxidize other element। अभी आप बस इतना ही देख सकते हो कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन में भी आपने देखा था, जहां पे आप ऑक्सीजन का एडिशन करा रहे हो वो आपकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी, जिसमें आप हाइड्रोजन का एडिशन करा रहे हो वो आपकी रिडक्शन रिएक्शन होती है। तो यहाँ हम जस्ट नॉर्मल क्या होता है, जैसे आप आगे फर्दर स्टडी करोगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन वो होती है जो क्या करेंगी, इलेक्ट्रॉन का लॉस करते हैं, मतलब जहां से आपके इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं वहां पे ऑक्सीडेशन होता है, और जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है या फिर गेन करता है वहां पे आपका रिडक्शन होता है। तो देखो जैसे ही वाटर पहले H2 था, H2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका H2O में। तो यहाँ हम जैसे इसकी रिएक्शन करते हैं तो देखो एक दो आपके एक्सेप्शनल केस मिलेंगे जहां पे मेटल आपके HNO3 के साथ रिएक्शन करेगी और रिएक्शन के बाद आपको H2 गैस भी देगी। तो हम एक बार एक्सेप्शनल केस की बात करते हैं, जो आपकी मैग्नीज, जैसे हम किससे सिंबल करते हैं Mn से, और या फिर आपकी जो मैग्नीशियम मेटल है, दोनों की दोनों मेटल क्या करेंगी, जैसे ही हम उनकी HNO3 के साथ रिएक्शन कराएंगे वो क्या देती है, आपकी H2 देते हैं। तो हम एक रिएक्शन करते हैं, जैसे ही मैंने मैग्नीशियम की रिएक्शन HNO3 के साथ कराई तो यहां से क्या मिलेगा आपको MgNO3 होल ट्वाइस प्लस साथ में क्या निकल जाएगा आपका H2। रिएक्शन को बैलेंस करते हैं, फुल रिएक्शन बैलेंस ही है, बस 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि यहाँ पे NO3 के आपके 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई किया, उससे ये आपका 2 है। ठीक है, तो ये वो रिएक्शन है जहां पे आपने HNO3 की रिएक्शन कराई और वहां से क्या मिला आपको, वाटर मिला। बट कुछ रिएक्शन क्या होंगे, जैसे हम FeCl की बात, आयरन की बात करें, आयरन क्या करता है, जैसे ही हम आयरन की रिएक्शन HNO3 के साथ कराएंगे ये क्या करेगा, आपको H2 गैस नहीं देगा, यहाँ से क्या मिलेगा आपको, वाटर मिलता है, और साथ में आयरन रिएक्शन करके आपको FeNO3 देगा, फिर NO2 निकलेगा, आपके आगे मिलेगा आपको वाटर। ये रिएक्शन अभी करते हैं। आयरन की रिएक्शन हम किसके साथ कराएंगे, HNO3 या फिर नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे।
ठीक है। तो देखो आयरन की हमने नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन कराई, तो यहाँ से क्या होगा, NO3 क्या करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। यहाँ पे जो आपका H2 प्रोड्यूस होता है उसको फर्दर क्या करेगा, वाटर में कन्वर्ट कर देगा। तो यहाँ से सबसे पहले क्या बनेगा आपके पास, FeNO3 होल ट्राइस प्लस NO2 प्लस साथ में क्या मिलेगा आपके पास, वाटर। तो देखो रिएक्शन को बैलेंस करते हैं, आपको ये रिएक्शन भी देके क्या बोल सकते हैं, आपके वाटर की रिएक्शन शो करा सकता है। तो देखो आपने क्या किया, आयरन की रिएक्शन किसके साथ कराई, FeNO3, तो 3 है, यहां से क्या करेंगे हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करते, 3 से नहीं करेंगे, एक और आपका Na प्रेजेंट है तो 4 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। सबसे पहले NO3 3 आपके यहाँ कन्वर्ट हो चुके हैं, NO3 3, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, NO2, तो देखो यहाँ पे आपके पास यहाँ सॉरी आपका NO2 नहीं आएगा, NO आएगा, ठीक है। तो आपका यहाँ पे एक NO ये है, तो NO3 साथ में क्या हो रहा है, आपका वाटर निकल रहा है। तो देखो यहाँ पे कितने आपके पास 3A है, तो अगर हम यहाँ से बात करें तो आपके 3NO3 तो यहाँ से निकल चुके हैं, बस आपके पास एक NO3 बचा हुआ है, ठीक है। एक आपका NO यहाँ आ जाएगा, तो बस आपके पास क्या बचेगा, ओनली O2 मिलेगा ना। NO3 में से आपने NO निकाला तो आपका सिर्फ O2 बचेगा, तो NO यहाँ आ चुका है आपका, तो 4NO3 तो आपके निकल चुके हैं और एक O2 होगा साथ में। यहाँ क्या है आपके पास, सिर्फ एक ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो इस ऑक्सीजन को भी आप क्या करोगे, बैलेंस करोगे। आपके पास 2O2 होने चाहिए, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 2H2O। अब हाइड्रोजन कितने हैं आपके पास, 4, और यहाँ भी कितने हैं, 4, तो आपकी रिएक्शन क्या है, ये बैलेंस हो चुकी है। नेक्स्ट अगर हम क्या करें, कॉपर की रिएक्शन करा के देखें, हम क्या करें, कॉपर की रिएक्शन अगर वाटर के साथ करा के देखते हैं, ठीक है। ये हमने बहुत ही अच्छे से स्टडी किया है कि जो आपकी कॉपर है, सिल्वर या फिर गोल्ड, वो क्या करती है, एसिड के साथ रिएक्शन शो ही नहीं करती। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं ये फर्दर आपकी रिएक्शन शो ही नहीं करेगा, क्योंकि ये क्या होती है, आपकी अनरिएक्टिव मेटल होती है, ठीक है। ये क्या है, आपकी अनरिएक्टिव मेटल होती है। देखो ये जो भी मेटल आपकी कोई भी रिएक्शन शो कर रही है, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, उनकी रिएक्टिविटी के ऊपर डिपेंड करता है। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा उसमें हम इनकी रिएक्टिविटी के बारे में ही स्टडी करेंगे। तो यहाँ से हमने क्या देखा, जैसे ही हमने कॉपर की रिएक्शन HCl के साथ करा के देखी, HCl क्या है, आपका डाइल्यूट एसिड है, जैसे ही हमने किसी डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन कराई, ये फर्दर रिएक्शन शो नहीं कर रहा, तो यहाँ से कोई रिएक्शन नहीं होगी। उसके बाद नेक्स्ट आपके बुक में एक छोटा सा हेडिंग लगा रखी है कि एक्वारिजिया, ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे नॉर्मली पूछा जा सकता है, 12th जो आपका हरियाणा बोर्ड का पेपर है वहां पे लास्ट ईयर ही ये क्वेश्चन आया था, एक्वारिजिया होता क्या है। तो ये क्या होता है, ये आपके दो कंसंट्रेटेड, देखो कंसंट्रेटेड बोला, यहाँ पे डाइल्यूट नहीं बोला, ये आपके दो कंसंट्रेटेड एसिड का मिक्सचर होता है, और उनको आप क्या करते हो, किसी फिक्स रेशो में ही ऐड करते हो। तो जैसे हम बात करें HCl और HNO3, हम क्या करेंगे, HCl को जो कि क्या है, कंसंट्रेटेड ही है आपका, यहाँ C से शो कर देंगे इनको, C का मीनिंग क्या होगा, कंसंट्रेटेड। तो दोनों के दोनों एसिड क्या होंगे आपके, बिल्कुल कंसंट्रेटेड होंगे। हम उनको किस रेशो में करेंगे, 3:1 में ऐड करते हैं। मतलब अगर हमने 3 ml HCl लिया है तो 1 ml हम क्या लेंगे, HNO3 लेंगे। अगर हम 6 ml HCl ले रहे हैं तो वहां पे 2 ml HNO3 लेंगे। तो यहाँ से हमें रेशो क्या रखना है, 3:1। ये क्वेश्चन शायद आपके लिए इंपॉर्टेंट ना हो, बट जो जनरल पेपर की तैयारी कर रहे हैं वहां से पूछा जा सकता है। एक्वारिजिया क्या होता है, तो जैसे ही हम किसी दो कंसंट्रेटेड एसिड को मिक्स करते हैं, उसका जो रेशियो होगा वो 3:1 में होना चाहिए। HCl हमेशा 3 में प्रेजेंट होगा और NO आपका 1 में, मतलब ये रेशो आपका मेंटेन होना चाहिए। अब ये रेशो हम इनको मिक्स क्यों करते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है, अगर हमें अपनी कोई मेटल डिसोल्व करनी है, जैसे हमने बोला था ये मेटल आपकी अनरिएक्टिव है, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जैसे ही हम ये रेशो बनाएंगे, जो भी आपका फर्दर मिक्सिंग के बाद आपको एसिड मिलता है या फिर सॉल्यूशन बोल सकते हैं हम उसको, जो आपको मिलेगा उसमें हम क्या कर सकते हैं, जितने भी आपकी अनरिएक्टिव मेटल है, अनरिएक्टिव मेटल को हम बोल सकते हैं नोबल मेटल्स, ठीक है, जो आपकी रिएक्शन ही नहीं शो करती। यहाँ पे ये क्या करेगा, ये उनको डिसोल्व कर लेता है। और नोबल मेटल कौन से होंगे, जैसे आपकी कॉपर है, Au है, प्लैटिनम है, ये सारी की सारी मेटल क्या है आपकी अनरिएक्टिव ही है। और जैसे ही आप इनको क्या करोगे, इसमें एक्वारिजिया में डिसोल्व करते हो या फिर डालते हो, तो ये उसमें क्या हो जाती है, डिसोल्व हो जाती है। तो यहाँ से बस इतना ही है। अभी हम इनकी क्या करेंगे, रिएक्टिविटी कंटिन्यू करेंगे। देखो अभी हम क्या करेंगे कि जो हमारी मेटल होती है, जैसे ही हमने कोई सॉल्यूशन बनाया है किसी भी मेटल, वहां पे क्या आपका मेटल साल्ट बना है,
अब हम अगर अपने मेटल साल्ट में अपनी मेटल की रिएक्शन कराते हैं तो आपने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ये स्टडी किया होगा, जो आपका चैप्टर नंबर 1 है, वहां पे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन है। वहां पे जो हमारी एक टाइप होती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक एग्जांपल लिखते हैं, जैसे ही आप क्या करते हो, आयरन की रिएक्शन किसके साथ कराते हो, कॉपर सल्फेट के साथ। ठीक है, आपने ये स्टडी किया होगा कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या हो जाता है, एक मेटल दूसरे मेटल को डिस्प्लेस करा देती है या फिर रिप्लेस करा देती है। तो यहां से आपके पास फेरस सल्फेट प्लस कॉपर ये बना था ना, FeSO4 प्लस Cu। तो ये क्यों फॉर्म हुआ, यहाँ पे क्या होता है कि जो आपकी मेटल हमने वहां लिखा था कि जो आपकी मोर रिएक्टिव मेटल है वो क्या करेगी, लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देती है। हमने स्टडी भी किया है, नॉर्मली अभी तक हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, जो आपकी कॉपर है या फिर आप बात कर सकते हो सिल्वर या गोल्ड या फिर लेड, ये 3-4 कुछ ऐसे मेटल होते हैं जो बहुत ही कम रिएक्टिव या फिर अनरिएक्टिव बोल सकते हो। तो जो आपके पास कॉपर साल्ट था उसकी रिएक्शन आपने आयरन के साथ कराई। आयरन क्या होती है, एज कंपेयर टू कॉपर मोर रिएक्टिव है। आयरन इज मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू कॉपर, और ये कॉपर यहाँ क्या है, लेस रिएक्टिव है। ठीक है, तो यहां से क्या है, ये आपका क्या करेगा, आयरन आपकी यहां से कॉपर सल्फेट से आपके कॉपर को रिप्लेस करा के आपको क्या दे देता है, FeSO4 और Cu। ये वहां पे भी हमने लिखा था कि जो आपके डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होंगे वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, रिएक्टिविटी के ऊपर। ठीक है, कि जो भी आपकी मेटल की रिएक्टिविटी होगी उसी के अकॉर्डिंग आपकी रिएक्शन होगी। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि आपकी जो कोई भी रिएक्शन है, चाहे वो आपकी एयर के साथ है, वाटर के साथ है, किसी के भी साथ वो रिएक्शन है, वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, किसी भी मेटल की रिएक्टिविटी के ऊपर। तो यहाँ हम बोल सकते हैं रिएक्टिविटी ऑफ द मेटल। सेकेंड थिंग क्या है कि आपको कैसे पता चलेगा कौन सी आपकी मेटल रिएक्टिव है या कौन सी मेटल आपकी ज्यादा रिएक्टिव होगी। तो हम अभी एक सीरीज लिखेंगे जिसमें हम उनकी रिएक्टिविटी देखेंगे कि कौन सी आपकी ज्यादा रिएक्टिव है, कौन सी आपकी कम रिएक्टिव है और कौन सी आपकी रिएक्टिव ही नहीं है। तो देखो यहाँ पे हमने बोला कि क्या क्या लिख सकते हैं, हम बोल सकते हैं मोर रिएक्टिव मेटल कैन डिस्प्लेस less reactive metal from their solution। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं, हम यही बात कर रहे हैं कि जो आपकी मेटल होगी जब आप उसके किसी भी सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन स्टार्ट कराते हो तो क्या इफेक्ट होता है। तो जो भी अगर आप देखो यहाँ पे आप कोई और अनरिएक्टिव मेटल या फिर कोई ऐसे मेटल डालते हैं जो कॉपर से कम रिएक्टिव है, ठीक है, तो देखो अभी आपने मोर रिएक्टिव मेटल डाली है, ऐसा भी तो हो सकता है कि आप यहाँ पे थोड़ी कम रिएक्टिव डाल लो, तो उस टाइम पे क्या होगा, आपका कॉपर सल्फेट ही बनेगा, यहाँ पे वो उसको रिप्लेस नहीं कर पाएगा क्योंकि उसकी रिएक्टिविटी कम है। जिस भी मेटल की रिएक्टिविटी आपकी कॉपर से ज्यादा होगी वही क्या करेगा, कॉपर को रिप्लेस करा के वहां पे खुद क्या करेगा, वहां पे रिएक्शन शो करेगा। तो हम एक बार उनका क्या करेंगे, रिएक्टिविटी ऑर्डर रिएक्टिविटी सीरीज लिखते हैं। पोटेशियम क्या होगा, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, जिंक को शो करते हैं Zn से, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, Cu, Hg, Ag एंड Au। तो देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ Hg होगा आपका मरकरी, Ag क्या होता है आपका सिल्वर, Au क्या होता है आपका गोल्ड। तो देखो पोटेशियम, पोटेशियम को आप डिनोट करते हो K से, मतलब ये आपका सिंबल ही होता है पीरियोडिक टेबल में। ये क्या होगा आपका सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, Pb होता है आपका लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड। तो देखो यहाँ पे जैसे ही आप अपनी सीरीज से डाउन जाते हो, जैसे ही क्या करोगे आप डाउन द सीरीज जाते हो, वैसे ही क्या होती है आपकी रिएक्टिविटी कंटिन्यू डिक्रीज करती जाती है। तो हम बोल सकते हैं ये क्या है, आपकी मोस्ट रिएक्टिव मेटल है, मोस्ट रिएक्टिव। ठीक है, जैसे ही हम डाउन द सीरीज जा रहे हैं वैसे वैसे आपकी रिएक्टिविटी क्या करती जा रही है, कंटिन्यू डिक्रीज करती जा रही है, रिएक्टिविटी डिक्रीज।
और साथ के साथ यहाँ पे क्या है, देखो कंटिन्यू, ये आपकी मोर रिएक्टिव थी, मोर रिएक्टिव, मोर रिएक्टिव, मोर रिएक्टिव, जैसे मतलब सबसे ज्यादा रिएक्टिव तो यही है आपकी, 2 मेटल, 2 या 3 जो भी बोल सकते हैं। उसके बाद कंटिन्यू आपकी रिएक्टिविटी डिक्रीज होती जा रही है। रिएक्टिविटी डिक्रीज होते होते लास्ट में आपके पास क्या स्टेज आ जाती है, जहां पे आपकी बिल्कुल लिस्ट रिएक्टिव आपको मेटल मिलती है, तो हम बोल सकते हैं लिस्ट रिएक्टिव। तो ये जो आपके मेटल है, हमने बोला भी है वहां पे सिल्वर और एयू गोल्ड आपकी बहुत ही अनरिएक्टिव मेटल होती है। तो देखो यहाँ पे इनकी रिएक्टिविटी ही सबसे कम है, तो आप इनको एयर के साथ रिएक्ट कराओ, वाटर के साथ रिएक्ट कराओ, ये रिएक्टिविटी शो ही नहीं करती। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन, जो आपने अभी भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन लिखी थी, क्या लिखी थी, आयरन के आपने रिएक्शन कॉपर सल्फेट के साथ कराई थी, तो आपका यहाँ पे FeSO4 बना था और साथ में क्या निकला था आपका कॉपर। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ऐसा क्यों हुआ, तो देखो कॉपर आपकी सीरीज में बहुत ही नीचे आ रहा है, मतलब इसकी रिएक्टिविटी कम है, और आयरन की बात करें तो आयरन थोड़ा ऊपर है, मतलब इसकी रिएक्टिविटी क्या है, ज्यादा है। हमने आयरन उठाया ना, आयरन और कॉपर की अगर रिएक्टिविटी की बात करें तो आयरन क्या है आपका मोर रिएक्टिव है, तो मोर रिएक्टिव मेटल क्या करेगी, लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देती है। तो यहाँ हम बोल सकते हैं आयरन क्या है आपकी मोर रिएक्टिव है और कॉपर क्या है आपकी लेस रिएक्टिव। यहाँ से हम क्या बोल लेंगे, जितने भी आपके रिएक्टिव मेटल है वो क्या करा सकते हैं, डिस्प्लेस करा सकते हैं लेस रिएक्टिव मेटल को। तो यही क्या था आपकी रिएक्टिविटी सीरीज है। अगर आपको लर्न करनी है तो आप लर्न कर सकते हो, नहीं तो आप 2-3 कुछ ऐसी मेटल याद कर सकते हो जो आपकी अनरिएक्टिव है, 2-3 आप ऐसी मेटल याद रखो जो आपकी ज्यादा रिएक्टिव है। बीच वाली सीरीज में अगर आपको याद रखनी है, जैसे कई बार क्या होता है 2-3 सीरीज आपसे पूछ सकता है, आपको ऐसे 2-3 मेटल दे देगा और पूछेगा इनमें से कौन सी मेटल ज्यादा रिएक्टिव है। अगर ऐसे कोई ऑर्डर दे दे तो यहाँ बोल सकते हो ना आप, एल्यूमिनियम आपकी मोर रिएक्टिव है, फिर आपकी जिंक है, उसके बाद आपकी आयरन है, उसके बाद आपकी लेड है। तो आप ऐसे ऑर्डर उनका लिख सकते हो। अगर किसी को सीरीज याद है, सीरीज याद नहीं हो रही तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो। देखो के फॉर क्या हो सकता है, कान्हा जी, जो हमारे क्या है कृष्ण भगवान जी हैं, तो कान्हा, ठीक है, KNA कान्हा। यहाँ पे CA को हम थोड़ा सा ऐसे बोल सकते हैं को, कान्हा को मांगे, MG से हम बोल सकते हैं मांगे, कान्हा को मांगे। AL ओल बोल सकते हैं, AL से ओल मतलब सारे, कान्हा को मांगे ओल जनता, ZN से हम क्या बोल सकते हैं जनता, कि कान्हा को तो मांगे ओल जनता। FE से हम बोल सकते हैं फिर PB क्या होता है, पब बोल सकते हो, या फिर आप इसको लेड के अकॉर्डिंग भी आप रख सकते हो। तो यहाँ पे फिर पब है क्यों, यहाँ CU को आप डायरेक्ट Q से ही बोल सकते हो। हम इसको ऐसे इसलिए याद करें, नहीं तो हम कोई और ऐसी सीरीज याद कर सकते हैं या फिर बना सकते हैं, मतलब ऐसे ही जैसे हमने पीरियोडिक टेबल को याद करते हैं, वहां पे बड़ी सी सीरीज आप बना सकते हो। बट यहाँ से हम उनको वर्डिंग के नाम से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बाद में आपको ऐसा डिफिकल्टी ना आए कि यहाँ पे K आएगा, या फिर पोटेशियम को आप P भी सोच सकते हो कि यहाँ P आएगा, तो हम K फॉर कान्हा मतलब पोटेशियम ही हो जाएगा, तो ऐसे कर सकते हैं। फिर यहाँ से Q, Hg को हम डायरेक्ट ही कर सकते हैं, हज बोल सकते हैं, Ag को हम अज बोल सकते हैं, और उसके बाद Au क्या है आपका U भी बोल सकते हैं आप इसको, ठीक है। तो यहाँ पे बोल सकते हैं कान्हा को मांगे ओल जनता, फिर पब है क्यों, अज हज यू, बस ऐसे आप इस सीरीज को याद कर सकते हो। आगे हम क्या करेंगे, अपना नेक्स्ट लेक्चर में आगे अपनी मेटल नॉन मेटल को कंटिन्यू करेंगे। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो रही है तो आप अपने हमारी वीडियो को क्या करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर विद योर